ये मोती हैं। अपनी ऊर्जा दृष्टि में आदर्श देख सकता था कि गुफा में शुद्ध यांग ऊर्जा के उतार चढ़ाव का स्रोत इन मोतियों से आता है। कुल 12 मनके थे और हर एक मन का क्रिस्टल सा साफ और लाल रंग का था। वे बिल्कुल निर्दोष रक्त आत्मा पत्थरों जैसे लग रहे थे। क्या ये हो सकता है कि ये मोती लाल कमल के बीज हों? आदर्श को पहले वाला दृश्य याद आ गया। 3 पैरों वाले उस अजीब पक्षी ने लाल कमल के बीज तोड़े थे और फिर उन्हें बेसहारा जानवरों से प्राप्त हृदय के रक्त में भिगोया था। फिर वो कमल के बीजों को वापस गुफा में ले आया था। अब आदर्श को ये मोती मिल गए थे और उनमें मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा की गुणवत्ता उस कमल के बीज से कहीं ज्यादा थी जो उसने पहले देखा था। इससे आदर्श का अनुमान पुष्ट हो गया। अब परिस्थिति के अनुसार ये संभव था कि 3 पैरों वाले विचित्र पक्षी ने वीरान जानवरों के हृदय के रक्त का उपयोग करके उसमें कमल के बीज भिगोए हों। विचित्र पक्षियों द्वारा मारे गए कई वीरान जानवर शुद्ध यांग तत्व प्रकृति के थे, इसलिए उनके हृदय के रक्त में सही सार था। हालांकि वे सभी स्वभाव से शुद्ध यांग जानवर थे, लेकिन ये वीरान जानवर अलग अलग प्रजातियों के थे। उनके गुण अलग अलग थे और वे अलग अलग नियमों को समझते थे। इसके विपरीत लाल कमल के बीज इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से अवशोषित कर सकते थे और उन्हें अपने में समाहित कर सकते थे। इससे कमल के बीजों में निहित शुद्ध यांग ऊर्जा और भी अधिक शुद्ध एवं संतुलित हो गई। सोचिए कि इस अजीब पक्षी में इतनी बुद्धि है। आदर्श थोड़ा हैरान हुआ। वो जानता था कि इंसान कमल के बीजों को शराब में भिगोते हैं। कुछ सालों तक ऐसा करने से पीने के बाद यांग ऊर्जा में नई जान आ जाती है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 3 पैरों वाला ये अजीब पक्षी कमल के बीजों को खून में भिगो देगा। जहां तक बेसहारा जानवरों के दिलों से निकलने वाले खून की बात है, तो वो शराब से कहीं बेहतर था। खून के लिए तरस रहे लाल कमल के लिए ये ज्यादा उपयुक्त था। इन कमल के बीजों को देखकर पता ही नहीं चलता था कि ये कितने वर्षों से इसमें डूबे हुए थे। ये भी पता नहीं चलता था कि इस दौरान कितने बेसहारा जानवरों की बलि दी गई होगी। 3 पैरों वाले इस विचित्र पक्षी ने वास्तव में बहुत प्रयास किया था। आदर्श ने अनुमान लगाया कि उस विचित्र पक्षी ने कमल के बीज यहां जमा किए हैं और बाद में उनका उपयोग करके अपने विकास को पूरा करने की योजना बनाई है। कई निर्जन जानवर अपनी परिपक्वता प्रक्रिया के दौरान अपनी वंशावली विकसित कर सकते हैं। यह अग्रणी पक्षी पहले ही 3 पैरों वाला हो चुका था तथा कई वर्षों तक इस संसार के सार में सांस लेने तथा शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित करने तथा अंततः इन शुद्ध यांग कमल के बीजों को निगलने के कारण इसके पंख उग आए थे और ये प्राचीन स्वर्ण कौवे के समान दिखने लगा था। अजीब पक्षी भाई, तुमने वाकई बहुत मेहनत की। इस बार मुझे तुमसे बहुत फायदा हुआ। शुक्रिया। आदर्श मन ही मन बुदबुदाया और फिर तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही कछुए के खोल में मौजूद सभी शुद्ध यांग अवशेष उसके अंतरिक्षीय वलय में पहुंच गए। दुनिया में ऐसे ही नियम थे। अजीबोगरीब पक्षी अनगिनत बेसहारा जानवरों का शिकार करते थे और उनके हृदय से रक्त इकट्ठा करके रक्त कमल के बीज को पोषित करते थे। जहां तक आदर्श का प्रश्न है, उसने रक्त कमल के बीज चुरा लिए, जिससे अजीब पक्षियों को ये सब कुछ व्यर्थ ही करना पड़ा। इस दुनिया में अरबों जीव जंतु बढ़ने और ताकतवर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस प्रक्रिया में अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं था, केवल ताकतवर और कमजोर का भेद था। योग्यतम का जीवित रहना इस संसार का नियम है। कमल के बीज रखने के बाद उसने कछुए का खोल बंद किया और तेजी से गुफा से बाहर निकल गया। वो गुफा के मुहाने पर एक क्षण के लिए रुका। जब उसे पता चला कि किसी बेसहारा जानवर ने उसे नहीं देखा है, तो वो चट्टान की दीवार से चिपक गया और पल भर में गायब हो गया। आदर्श एक बार फिर पहाड़ की चट्टान के पीछे की ओर घूम गया। ये वहां मौजूद सभी बेसहारा जानवरों के लिए एक अदृश्य दृश्य था। वो पहाड़ की चट्टान से नीचे कूद गया और उसके पैरों के नीचे की धूल को हिलाए बिना ही उसके कानों में हवा बहने लगी। कुछ ही दूरी पर अजीब पक्षियों और बड़े कछुए के बीच लड़ाई खूनी रूप ले चुकी थी। अजीब पक्षियों के तीखे पंजों ने बड़े कछुए की जीभ को पहले ही चीर डाला था। बड़े कछुए को अब आसानी से अपनी जीभ बाहर थूकने की हिम्मत नहीं थी, वरना अजनबी पक्षी उसकी जीभ को जड़ समेत काट सकते थे। इस समय बड़ा कछुआ उस समय से भी ज्यादा दयनीय स्थिति में था जब आदर्श ने उसे पहली बार देखा था। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था और कछुए के खोल पर लगे पौधे और कीचड़ सब नष्ट हो चुके थे। उसकी गर्दन, सिर और पैर जख्मों, जलने और पंजों के निशानों से ढके हुए थे। उनकी गिनती लगभग नामुमकिन थी। हालांकि अजीब पक्षियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कम से कम 1/3 अजीब पक्षियों को बड़े कछुए ने काट काट कर मार डाला था। कुछ अजीब पक्षियों की लाशें जहर से घुल गई थीं, जबकि कुछ बड़े कछुए के मुंह में चली गईं ताकि वो उन्हें चबाकर अपनी सहन शक्ति फिर से बढ़ा सके। अब बड़े कछुए का मुंह खून से भर गया था। खून लाल झरने की तरह बह रहा था। ये खून बड़े कछुओं और अजीबोगरीब पक्षियों का मिला जुला रूप था। फुसांग का जंगल पहले ही खून से लाल हो चुका था। कीचड़ में मांस और खून मिला हुआ था, जिससे पूरा इलाका खून से लाल दलदल में बदल गया था। युद्ध के इस स्तर पर पहुंच जाने से ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। अजीबोगरीब पक्षी और बड़ा कछुआ ईश्वर आगमन टॉवर की दूसरी मंजिल के स्वामी थे।
आज शायद एक विजेता का फैसला होना था, जिससे ये तय होता कि दूसरी मंजिल का पूर्ण प्रभुत्व किसका है। इस समय आदर्श का मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका था। वो पहले ही जा सकता था, लेकिन वो जाने की योजना नहीं बना रहा था। कुछ ही दूरी पर अजीबोगरीब पक्षियों की लाशें लगातार निकल रही थीं। वे अच्छी चीजें थीं। यद्यपि एक पहलू टोटेम को संगठित करने का नियम यह था कि किसी जानवर के निशान को संगठित करने के लिए किसी को अपने हाथों से एक उजाड़ जानवर को मारना पड़ता था। फिर भी शुद्ध यांग अवशेषों में परिष्कृत करने के लिए सामग्री के रूप में अजीब पक्षी शवों का उपयोग करना भी एक बहुत अच्छा विकल्प था। आदर्श कुछ देर के लिए तो इस विचार को त्यागने के लिए ललचाया, लेकिन आखिरकार उसने ये विचार त्याग दिया। कारण ये था कि अगर उसे अजीब पक्षियों की लाशें चाहिए थीं, तो उसे युद्ध के मैदान में जाना होगा। अजीब पक्षियों के झुंड की नजर बहुत तेज थी। अगर वो लाशें चुरा लेता तो संभावना थी कि उसे पकड़ लिया जाएगा। ये इसके लायक नहीं था। इसलिए आदर्श ने अपनी नजर लावा झील की ओर घुमाई। लावा झील के अंदर लाल कमल रक्त का स्वाद लेते हुए शानदार ढंग से खिल रहा था। बेसहारा जानवरों के बीच हो रही मार काट से लाल कमल घबराने के बजाय रक्त की वर्षा और खूनी हवा ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण थी। आदर्श ने हल्की सी आह भरी। उसकी वर्तमान स्थिति लाल कमल से लगभग कुछ 1000 फीट दूर थी। लावा झील में लाल कमल की स्थिति अजीब चिड़ियों के घोंसले से अलग थी। उसे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। चाहे आगे बढ़ना हो या लाल कमल तोड़ना हो, दोनों में समय लगता था। दिन के उजाले में ऐसा करने से अजीब चिड़ियों द्वारा उसे खोज लिए जाने की पूरी संभावना थी। अगर ऐसा हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। 3 पैरों वाला ये अजीब पक्षी बड़े कछुए को छोड़कर सब कुछ नजरअंदाज करके उस पर टूट पड़ सकता है, और उसकी गति को देखते हुए आदर्श को बच निकलने का भरोसा नहीं था। उनके लिए लाल कमल को सुरक्षित रूप से तोड़ना एक कठिन समस्या थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आदर्श के दिमाग में कई विचार कौंधे, लेकिन एक एक करके सभी खारिज हो गए। आखिरकार उसने एक पर दांव लगाने का फैसला किया। आदर्श सीधे लाल कमल की ओर नहीं भागा, क्योंकि ऐसा करना मौत को दावत देना था। पहाड़ से नीचे भागते हुए उसने खुद को छिपाने के लिए पहाड़ की चट्टान के अंधे स्थान का इस्तेमाल किया। आदर्श ने अपनी गति तकनीक का उपयोग किया और 1 मिनट से भी कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच गया। आदर्श के सामने एक गहरी घाटी थी। घाटी की तलहटी में लावा बह रहा था। ये लावा घाटी पहाड़ के ऊपर स्थित लावा झील से जुड़ी हुई थी। कुछ हिचकिचाहट के बाद वो घाटी के ऊपर से कूद गया। वो झुकी हुई चट्टान के साथ साथ चला और एक चट्टान पर चिपकने से पहले कुछ बार उछला। वो लावा प्रवाह की सतह से ठीक ऊपर था। यहाँ लावा आदर्श से बस कुछ मीटर की दूरी पर था। चमकीला सफेद लावा चुपचाप बह रहा था। उठती हुई गर्म लहरें मानो आदर्श के चेहरे को झुलसा रही हों। गर्मी दम घोंट रही थी। मैं शुद्ध यांग नियमों की साधना करता हूं और शुद्ध यांग ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूं। बैंगनी क्रिस्टल मेरे शरीर की रक्षा करता है, इसलिए मैं लावा में गोता लगा सकूंगा, आदर्श ने खुद से कहा, जैसे ही उसने अपना हाथ पत्थर से छुड़ाया और लावा झील की ओर कूद गया। जैसे ही उसका शरीर लावा के संपर्क में आया, आदर्श ने अपनी युआन क्यूई को पूरी तरह से प्रसारित कर दिया। साथ ही उसने अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया। डोंग! लावा चिपचिपा और भारी था। जब आदर्श कूदा तो एक भी छींटे की आवाज नहीं आई। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर लावा की गहराई में डूब गया। भयानक जलन ने उसे अभिभूत कर दिया, क्योंकि आदर्श को लगा कि उसकी सुरक्षात्मक युआन क्यूई को तेजी से निगल लिया जा रहा है। इस लावा का तापमान निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिसकी बराबरी साधारण लावा कर सके। इसके अलावा लावा न केवल गर्म था, बल्कि उसमें अराजक शुद्ध यांग ऊर्जा भी थी। शुद्ध यांग ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा थी। आमतौर पर जब किसी योद्धा पर ऐसी ऊर्जा का प्रहार होता है तो उसकी सुरक्षात्मक युआन क्यूई तुरंत टूट जाती है, जिससे उसके अंग और शिरोबिंदु जल जाते हैं और अंत में हड्डियों का एक छोटा सा अंश भी नहीं बचता। हालांकि आदर्श का शरीर शुद्ध यांग था। वह अपने शरीर में शुद्ध यांग युआन क्यूई का भी संचार कर रहा था। चूंकि उसके पास उसी प्रकार की ऊर्जा थी और शुद्ध यांग के नियमों की समझ थी, इसलिए वो अपने शरीर को लावा घाटी में जलने से बचा सका। हालांकि आदर्श को अभी भी ये बहुत कठिन लगा। लावा में मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा की तुलना में आदर्श की शुद्ध यांग युआन क्यूई समुद्र में एक छोटी नाव की तरह थी। वो किसी भी क्षण किसी लहर से पलट सकती थी। लावा घाटी में वो जितना गहरा गया, तापमान उतना ही बढ़ता गया। आदर्श ने लगभग 3 मीटर गहरा तल चुना। ये गहराई उसके शरीर को छिपाने के लिए पर्याप्त थी और दबाव और तापमान को संभालना अपेक्षाकृत आसान था। उसके शरीर की युआन क्यूई तेजी से समाप्त हो रही थी, इसलिए उसे जल्दी करना पड़ा। लावा बेहद भारी और बेहद प्रतिरोधी था। वो नीचे की ओर भी बह रहा था, इसलिए उसकी जबरदस्त ऊर्जा उस पर उमड़ रही थी, इसलिए ऊपर की ओर तैरना उसके लिए बेहद थका देने वाला था। आदर्श घाटी की चट्टानी दीवारों से चिपक गया और छिपकली की तरह लावा झील की ओर ऊपर चढ़ गया। आदर्श ने लावा झील से लगभग 10 मीटर की दूरी पर स्थान चुना था, इसलिए वो बहुत जल्दी ऊपर की ओर बढ़ते हुए लावा झील के मुहाने पर पहुंच गया।
आदर्श ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 3 पैरों वाला अजीब पक्षी अभी भी बड़े कछुए से जूझ रहा था। उनकी हर टक्कर से धरती कांप उठती थी। इस स्थिति में कोई भी अजीब पक्षी आदर्श को नहीं खोज सका, जो लावा के अंदर छिपा हुआ था। गू गू। लावा बह रहा था। भूमिगत प्रवाह अशांत था। आदर्श अंततः लावा झील में प्रवेश कर गया था। लावा झील में प्रवेश करते ही आदर्श को महसूस हुआ कि यहां का तापमान लावा घाटी से कहीं ज्यादा था। उसकी सुरक्षात्मक युआन क्यूई और भी तेजी से कम हो रही थी। आदर्श ने अनुमान लगाया कि वो अधिकतम 15 मिनट तक टिक सकेगा। लावा झील के नीचे युआन क्यूई की सुरक्षा के बावजूद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे केवल सफेदी ही दिखाई दे रही थी, जो बहुत अधिक चमकीली थी। आदर्श ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और उसका प्रयोग करते हुए उसने महसूस किया कि लाल कमल कहाँ है। ऊर्जा दृष्टि में ये हर जगह सफेद शुद्ध यांग ऊर्जा से छिपी हुई थी। हालांकि लावा झील के ठीक बीच में जहां लाल कमल था, शुद्ध यांग ऊर्जा और भी तीव्र थी। यह एक प्रस्फुटित सूर्य की तरह थी। हमेशा की तरह आदर्श ने आसानी से इसे पकड़ लिया। आदर्श उससे लगभग सैकड़ों फीट दूर था। मुझे जल्दी करनी है। इस समय आदर्श दीवार से चिपककर आगे नहीं बढ़ सकता था। उसे लावा झील के बीच तक तैरना था। उसे पीछे हटने का कोई विचार नहीं सूझ रहा था, इसलिए भरपूर ऊर्जा जुटाते हुए वो बीच की ओर तेजी से बढ़ा। शुक्र है कि लावा झील में लावा का प्रवाह अपेक्षाकृत स्थिर था। ये घाटी जितना तेज नहीं था। जैसे जैसे लाल कमल की दूरी कम होती गई, लावा झील का तापमान बढ़ता गया। जब आदर्श केंद्र पर पहुंचा तो उसके पास 60% से भी कम युआन क्यूई बची थी और उसे वापस लौटने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत थी। आदर्श ने और अधिक देरी करने की हिम्मत नहीं की और कमल तोड़ना शुरू कर दिया। आदर्श ने नीचे देखा तो पाया कि लाल कमल की जड़ें बहुत लंबी थीं। वे नीचे तक फैली हुई थीं और लावा झील के तल पर एक उभरी हुई शिला थी। लाल कमल इस शिलाखंड के ऊपर उग रहा था। कमल की जड़ उसके अंदर उगाई थी और उसके साथ एकाकार हो गई थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आदर्श ने अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी से लाल कमल कृपाण निकाला। गुणवत्ता के मामले में आकाशराज की तलवार लाल कमल कृपाण से कमतर नहीं थी। हालांकि चीरने के लिए तलवार की तुलना में कृपाण ज्यादा उपयुक्त थी। लावा में लाल कमल कृपाण से एक अजीब सी रक्त लाल चमक निकल रही थी। ये लाल लावा के साथ खूबसूरती से विपरीत लग रही थी। चूंकि ये कृपाण 1000 हाथ वाली दादी द्वारा एकत्रित की गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये लावा से पिघलेगी नहीं। हाथ में कृपाण लेकर उसने कृपाण सत्य के 32 शब्दों के बारे में सोचा और लाल कमल की जड़ों पर वार किया। डैंग! लाल कमल की जड़ों से एक स्पष्ट गूंजती हुई ध्वनि निकल रही थी। आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसने किसी धातु की छड़ पर वार कर दिया हो, पर जड़ तो कटी ही नहीं थी। आदर्श का दिल बैठ गया। ये सचमुच बहुत जोरदार था। उसने अंदाजा लगाया था कि लाल कमल जैसे खजाने की जड़ें इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। अगर उसने लावा झील की सतह पर लाल कमल तोड़ने की कोशिश की होती तो उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती और ये मौत को दावत देने जैसा होता, क्योंकि 3 पैरों वाला अजीब पक्षी उसे शुरू से ही अपना निवाला बना लेता। और भले ही वो लावा झील की सतह के नीचे था, आदर्श ज्यादा हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि वो अभी भी ज्यादा शक्तिशाली कृपाण चालें चला सकता था, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि झील की सतह पर कोई हलचल नहीं होगी, न ही वो लाल कमल को हिलने से रोक सकता था। 3 पैरों वाले विचित्र पक्षी की सतर्कता के कारण ये बात ध्यान में आनी ही थी। चूंकि वो जोर लगाकर ऐसा नहीं कर सकता था, आदर्श ने दांत पीसकर लंबी जड़ के तने को देखा। फिर वो लावा झील में और गहराई में गोता लगाने लगा। सफलता और असफलता दांव पर थी। जब आदर्श नीचे तैरा तो लावा का तापमान एक सीधी रेखा की तरह ऊपर उठ गया। इस गहराई पर लावा पहले ही एक अजीब लाल सुनहरे रंग में बदल चुका था। उसे पता नहीं चल रहा था कि तापमान ज्यादा है, लेकिन आदर्श अपनी त्वचा में सूखेपन के कारण दरारें महसूस कर सकता था और उसकी शिराओं में दर्द हो रहा था। ये यांग विष था। जब शुद्ध यांग ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल हो जाती थी तो जिन योद्धाओं का क्षेत्र उसे संभालने में असमर्थ था, उनके लिए ये अत्यधिक विषैली हो जाती थी। बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके आदर्श ने लावा में मौजूद यांग विषाक्त पदार्थों को शुद्ध यांग ऊर्जा के अंशों में बदल दिया। जिन्हें वो बदल नहीं सका, उन्हें उसने दूसरी ओर मोड़ दिया। हालांकि यांग विषाक्त पदार्थ बहुत तीव्र थे, इसलिए वे फिर भी धीरे धीरे आदर्श के मेरिडियन में प्रवेश कर गए। उसकी युआन क्यूई तेजी से कम होती जा रही थी और केवल लगभग 50% ही बची थी। बैंगनी क्रिस्टल के इस्तेमाल से आदर्श की मानसिक ऊर्जा भी तेजी से कम हो रही थी। एक बार जब वो इसे नहीं ले पाता तो वापस नहीं जा पाता। आदर्श ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और पीछे नहीं हटा। वो लगातार उस चट्टान की ओर तैरता रहा और आखिरकार वो चट्टान के ऊपर पहुंच गया। तभी आदर्श को समझ आया कि ये चट्टान क्या है। ये एक समान था और काले कांच जैसा दिखता था। इसकी चमक में शुद्ध यांग ऊर्जा समाहित थी। ये बेहद कठोर था। इसे युगों युगों तक लावा झील में भिगोकर और शुद्ध यांग अग्नि में दिन रात जलने देकर, भले ही ये एक मैला पत्थर का टुकड़ा ही क्यों न हो,
असली सोने में परिशोधित किया जा सकता था। ये पत्थर पहले से ही एक खजाना था और इसे हथियार के रूप में परिष्कृत किया जा सकता था। यदि कोई और समय होता तो ऐसा पत्थर उठाना एक महान अवसर होता, लेकिन वर्तमान आदर्श के लिए इसने उसे केवल अवाक कर दिया। उसे एक कठोर चट्टान को तोड़ना पड़ा। लाल कमल कृपाण को हाथ में लेकर आदर्श को ठंडी बर्फीली क्यूई का एहसास हुआ, जो आसपास के लावा के तापमान को थोड़ा कम कर रही थी। क्या बढ़िया कृपाण है, आदर्श ने महसूस किया। उस बूढ़ी डायन की कीमती कृपाण ने उसे निराश नहीं किया। धिक्कार है। आदर्श ने अपनी कृपाण का वार किया और पत्थर पर गिरी, जिससे चिंगारियां निकलीं। लाल कमल कृपाण का ब्लेड किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, लेकिन काले पत्थर की सतह पर केवल एक सफेद निशान रह गया। ये पत्थर बहुत सख्त है, आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। ये उसकी उम्मीदों से बढ़कर था और इस समय उसकी युआन क्यूई कम होती जा रही थी। आदर्श ने अपनी कृपाण में शुद्ध यांग ऊर्जा का संचार किया। कृपाण सत्य के 32 शब्द। इसके मूल में हत्या। शक्तिशाली कृपाण चाल को 3 बार काटा गया। डैंग डैंग डैंग। चिंगारियां उड़ी, लेकिन चूंकि आदर्श लावा झील के अंदर गहराई में था, चाहे वो शोर हो या युआन क्यूई उतार चढ़ाव, वे सभी अत्यधिक भारी ऊर्जावान लावा से अलग हो गए। 3 पैरों वाला विचित्र पक्षी और विशाल कछुआ जो आपस में भीषण युद्ध कर रहे थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। न ही वे सोच पाए कि लावा झील में एक कमजोर इंसान उनके मुंह से खजाना चुरा रहा है। 3 कृपाण प्रहारों के बाद आखिरकार चट्टान पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया। कुछ मलबा गिरा, लेकिन ये गड्ढा बस कुछ इंच चौड़ा था। लाल कमल की जड़ें अभी भी चट्टान में गहराई तक धसी हुई थीं। आदर्श जल्दी में था। उसके पास सिर्फ 40% युआन क्यूई बची थी। वो फिर भी लौटना चाहता था। उसकी गति को देखते हुए अगर वो पत्थर को पूरी तरह से चीरकर लाल कमल निकालना चाहता तो 15 मिनट में ऐसा करना नामुमकिन था। वो इतनी देर तक नहीं टिक सकता था। भले ही उसकी युआन क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, फिर भी वो लाल कमल नहीं निकाल सकता था। क्या इस स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें हार माननी पड़ी? तभी आदर्श के दिमाग में एक विचार कौंधा। सोचते हुए उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक जंग लगी टूटी तलवार आ गई। ये टूटी हुई तलवार वही थी जो आदर्श को शुद्ध यांग तलवार महल में मिली थी। ये किसी रद्दी धातु के टुकड़े जैसी लग रही थी, जो किसी भी क्षण सड़ सकती थी। हालांकि जब यह प्रकट हुआ तो बहुत ही अजीब तरह से आदर्श को अचानक अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। उसकी युआन क्यूई की कमी भी तुरंत धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था कि शुद्ध यांग ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा टूटी हुई तलवार द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। ये है। आदर्श की आंखें चमक उठीं। आदर्श को ये टूटी हुई तलवार मिलने के बाद तलवार दाव की समझ हासिल करने के अलावा उसने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। चूंकि टूटी हुई तलवार में एक बेहद रहस्यमयी गहराई थी, इसलिए आदर्श के लिए इसे चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। और दूसरा कारण यह था कि आदर्श नहीं चाहता था कि उसकी टूटी हुई तलवार किसी और को मिले, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता था। हालांकि इस बार टूटी हुई तलवार हाथ में लेकर आदर्श को लगा कि टूटी हुई तलवार से उसका रक्त और क्यूई का हल्का सा संबंध है। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज की तलवार चलाने की नीयत को समझने के बाद से ये एक बदलाव सा लग रहा था। ये सुनकर आदर्श बहुत खुश हुआ। अब उसे तलवार पर निर्भर रहना पड़ा। टूटी हुई तलवार हाथ में लिए आदर्श को सोचने का समय ही नहीं मिला। उसने तलवार से पत्थर पर वार कर दिया। एक कर्कश ध्वनि के साथ आदर्श की टूटी हुई तलवार बिना किसी प्रतिरोध के आर पार हो गई। अधिक ताकत का उपयोग करते हुए आदर्श ने अत्यंत कठोर चमकीले काले पत्थर पर गहरा घाव कर दिया। आदर्श बहुत खुश था और उसने तलवार से एक के बाद एक वार किए। काले पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े कटकर बिखर गए। उसी समय आदर्श ने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोली और लाल कमल को उसकी संपूर्णता में देखना सुनिश्चित किया, जिसमें पत्थर के नीचे के हिस्से भी शामिल थे, ताकि वो उसकी जड़ों को न काट सके। आखिरकार आदर्श के आखिरी वार से काली चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा निकला और उसे उस पत्थर के नीचे छिपा एक कमल का प्रकंद दिखाई दिया। ये लाल कमल की जड़ थी। ये हो चुका है। तमाम कोशिशों के बाद जहां उसने बड़े कछुए को पतंग की तरह उड़ाया और कमल के बीज निकालने के लिए चिड़ियों के घोंसले में घुसने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और फिर लाल कमल तोड़ने के लिए लावा झील में गोता लगाने की बेताब कोशिश की, आखिरकार सारा खजाना अब उसके हाथ में था। आदर्श ने टूटी तलवार से अपने हमलों की गति बढ़ा दी। चट्टान के कांपने के साथ दरारें चौड़ी होने लगों और लाल कमल का प्रकंद पूरी तरह से प्रकट हो गया। कमल का प्रकंद लगभग एक बच्चे की बांह जितना मोटा था। ये सतह पर क्रिस्टल जैसी साफ रक्त वाहिकाओं जैसी नलियों से ढका हुआ था। इसकी बनावट जेट जैसी थी। समय की कमी के कारण आदर्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ बढ़ाया, कमल के प्रकंद को पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। अंततः ये उसके हाथ में था। आदर्श ने अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके एक सुरक्षात्मक परत बनाई और लाल कमल को एक हर्बल डिब्बे में रखा, जो उसने पहले ही तैयार कर लिया था। फिर उसने उसे अपने अंतरिक्षीय वलय के अंदर रख दिया।
इसके बाद आदर्श बिना किसी देरी के लावा झील से बाहर निकल आया और लावा घाटी की ओर बढ़ने लगा। लौटते समय आदर्श के पास केवल 30% से भी कम युआन क्यू बचा था। उसने तैरने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। शुक्र है कि इस बार वो धारा के साथ आगे बढ़ रहा था, इसलिए उसे कम थकान हुई। लगभग 5 मिनट बाद लावा घाटी में कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक छपाक की आवाज के साथ आदर्श का सिर आखिरकार लावा के प्रवाह से बाहर आ गया। फिर वो बड़ी मुश्किल से एक किनारे पर चढ़ गया। वो गर्म चट्टानों पर मुंह ऊपर करके लेट गया और हांफने लगा। उसकी युआन क्यूई पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लावा की तीखी गंध उसकी नाक में घुसकर उसके फेफड़ों में घुस गई। थोड़ा दम घुट रहा था, लेकिन इस गंध ने आदर्श को एक अजीब सी उत्तेजना का एहसास कराया। ईश्वर आगमन टावर के दूसरे तल में ये रोमांच बेहद फायदेमंद था। वो उठकर बैठ गया, एक अस्थि अवशेष निगल लिया और धीरे धीरे ठीक होने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। दूर दूर तक युद्ध जारी था। आदर्श को संभावित संकट से निपटने के लिए अपनी स्थिति में बदलाव करना पड़ा। और इसी समय आदर्श ने अचानक एक तीखी चीख सुनी। ये चीख उस 3 पैरों वाले अजीब पक्षी की थी। चीख बादलों को चीरती और चट्टानों को चीरती हुई थी। इससे एक भयानक आघात लहर बनी जो चारों दिशाओं में फैल गई। काचा! आदर्श के नीचे की चट्टानें तब टूट गईं जब उन पर प्रघाती तरंग का प्रहार हुआ। यहां तक कि आदर्श का चेहरा भी सदमे से सफेद पड़ गया और उसके कानों से खून की धार बहने लगी। कैसी भयानक चीख! आदर्श मन ही मन घबरा गया। 3 पैरों वाला वो अजीब पक्षी बहुत ताकतवर था। उसकी तीखी चीख दूर से भी इतनी तेज थी। कमजोर योद्धा होने के बावजूद उसके कानों में दर्द होने लगा। अगर वो कमजोर योद्धा होता तो सदमे की लहर से उसके अंग नष्ट हो सकते थे। तेज चीख के बाद एक चीखें आदर्श के कानों में गूंजने लगीं। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि 3 पैरों वाले अजीब पक्षी ने लाल कमल के गायब होने का आभास पहले ही पा लिया था। कुछ ही समय में उन्हें लाल कमल के गायब होने का पता चल गया। आकाश में इतने सारे अजीबोगरीब पक्षी थे, हालांकि वे सभी बड़े कछुए से जूझ रहे थे, फिर भी उनके पास कई जोड़ी आंखें थीं। इस समय आदर्श की अब ध्यान जारी रखने की हिम्मत नहीं थी। कौन जानता था कि वो अजीब पक्षी अपनी पागल अवस्था में उसके साथ क्या करेगा। उसकी शारीरिक शक्ति लगभग 20 से 30% वापस आ चुकी थी। वो तेजी से और चुपचाप घाटी की दीवारों पर चढ़ गया। वो एक चट्टान के पीछे छिपकर युद्ध भूमि को देखने लगा। आदर्श ने जब ये देखा तो वो बहुत घबरा गया। आसमान में 3 पैरों वाले उस विचित्र पक्षी का शरीर पूरी तरह से लाल सुनहरे रंग में बदल गया था। उसके शरीर की सतह शुद्ध यांग ज्वालाओं से जल रही थी और वो बड़े कछुए पर तूफान जैसे हमले कर रहा था। पूरा इलाका शुद्ध यांग लपटों से ढका हुआ था। हर तरफ आग के बादल छाए हुए थे। इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। जहां तक बड़े कछुए की बात है, उसका शरीर झुलसकर काला पड़ गया था। उसका सिर खून से लथपथ था और उसकी जीभ 3 पैरों वाले अजीब पक्षी ने काट दी थी। बड़े कछुए के मुंह में बस एक टूटी हुई जीभ थी। सांप का सिर पहले ही गायब हो चुका था। सांप के सिर वाली लंबी जीभ के बिना वो कोई हमला नहीं कर सकता था। लेकिन बड़ा कछुआ कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अजीब पक्षी की स्थिति भी बेहद भयानक थी। 3 पैरों वाला अजीब पक्षी इस समय बेहद शक्तिशाली लग सकता है, लेकिन आदर्श ने अपनी ऊर्जा दृष्टि से देखा कि अजीब पक्षी के शरीर में ऊर्जा अराजक थी। वो पहले से ही अस्थिर अवस्था में था, मानो वो कभी भी फट जाएगा। बड़े कछुए को हराने के लिए 3 पैरों वाले उस अजीब पक्षी ने शायद अपनी ऊर्जा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। इसके अलावा वो जख्मों से भरा हुआ था और ये जख्म शायद बड़े कछुए की जीभ के काटने के थे। और आदर्श जानता था कि बड़े कछुए की जीभ में जहर है। 3 पैरों वाले इस विचित्र पक्षी में विष प्रवेश करने से उस पर स्पष्ट प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अगर वे लड़ते रहे तो ईश्वर आगमन टावर के दूसरे तल के 2 शीर्ष अधिपतियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। संभावना थी कि एक पक्ष की मृत्यु हो जाएगी और दूसरा पक्ष अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर लेगा और भारी चोटों के कारण शीघ्र ही मर जाएगा। दोनों अधिपतियों को इस संभावना का एहसास था। लेकिन इस समय जब 3 पैरों वाले विचित्र पक्षी को लाल कमल के गायब होने का पता चला तो वो उन्माद में आ गया और अपनी विवेकशीलता खो बैठा। इसके विपरीत डर तो उस बड़े कछुए को लग रहा था। शुरुआत में वो आदर्श से नाराज था और अब 3 पैरों वाले अजीब पक्षी से लड़ते हुए उसे कई झटके लगे थे और वो पूरी तरह से जाग चुका था। हालांकि वो दिमाग से धीमा था, लेकिन मौत के डर के प्रति बहुत संवेदनशील था। पहले जब वो बिना किसी परवाह के हमला करता था तो उसे लगता था कि वो दूसरे स्तर का अधिपति है और वो बेपरवाह होकर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चींटी को मार सकता है। लेकिन अब उसे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वो यहां बिना किसी कारण के मरना नहीं चाहता था। वो इस अजीब पक्षी के साथ नहीं मरना चाहता था जो स्पष्ट रूप से पागल हो गया था। बड़ा कछुआ पहले ही पीछे हटने लगा था। लड़ते हुए वो पीछे हट गया और पहाड़ी से नीचे भागने लगा। ये दृश्य देखकर आदर्श को एहसास हुआ कि अब वहां से निकलने का समय आ गया है। बड़े कछुए के चले जाने के बाद वो उन्मत्त 3 पैरों वाला अजीब पक्षी शायद पूरे पहाड़ को चीर देगा।
हालांकि बड़ा कछुआ और 3 पैरों वाला अजीब पक्षी गंभीर रूप से घायल थे, जिसका मतलब था कि उन्हें मारने का यही सबसे अच्छा मौका था। अपनी ताकत का थोड़ा आकलन करने के बाद वो उन 2 बेहद वीरान जानवरों का मुकाबला करने में कतई सक्षम नहीं था। घायल अवस्था में भी अगर वो उनसे लड़ता तो ये चट्टान पर फेंके गए अंडे के समान था। दया। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। उसने हवा में उड़ते 3 पैरों वाले अजीब पक्षी को देखा। उसने 5 मील के दायरे में अपनी सारी शुद्ध यांग ऊर्जा खर्च कर दी थी। लावा झील के किनारे पला बढ़ा और वर्षों से शुद्ध यांग सार का संचार करता यह वीरान जानवर, अगर आदर्श उसे मारकर उसका पशु चिन्ह प्राप्त कर ले तो निश्चित रूप से उसके 10,000 जानवरों के कुलदेवता के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये उसके स्वर्ण कौवा पहलू कुलदेवता को विकसित करने में भी मदद कर सकता था। हालांकि 3 पैरों वाला अजीब पक्षी बहुत शक्तिशाली था, इसलिए आदर्श केवल देख ही सकता था। आदर्श चुपचाप लावा घाटी में लौट आया। वो एक बार फिर लावा में कूद गया और लावा के बहाव के साथ नीचे की ओर बढ़ने लगा। लावा का प्रवाह जितना नीचे जाता गया उसकी गति उतनी ही अशांत होती गई, इसलिए आदर्श बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हालांकि इस पल आदर्श को अचानक अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। उसे उसी पल एक ठंडी जानलेवा नियत का एहसास हुआ जो उस पर छा गई। अब आदर्श जलती हुई गर्म लावा धारा में था, लेकिन हत्या के इरादे ने आदर्श का खून जमा दिया। क्या ये हत्या का इरादा 3 पैरों वाले अजीब पक्षी से आया हो सकता है? आदर्श के मन में ये विचार कौंधा। उसे लगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन हत्या का इरादा उस 3 पैरों वाले अजीब पक्षी की दिशा से आया था। अजीब पक्षी ऐसी परिस्थितियों में उसे खोजने में कामयाब रहे। ईश्वर आगमन टावर के दूसरे तल पर केवल आदर्श था। इस पर्वत पर एकमात्र चीज जो आदर्श को खतरा बन सकती थी वो थी 3 पैरों वाली अजीब चिड़िया। चाहे ऐसा हो भी या नहीं, आदर्श जानता था कि जिस क्षण उसे खोज लिया जाएगा उसके लिए भागने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आदर्श बस एक जुआ ही खेल सकता था। सांस रोककर वो लावा में और गहराई तक गोता लगाता गया और एक साधारण चट्टान के टुकड़े की तरह उसकी कोई मौजूदगी ही नहीं दिखी। साथ ही उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को छिपाने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। खास तौर पर लाल कमल के ऊर्जा उतार चढ़ाव को बैंगनी क्रिस्टल ने परतों के जरिए छिपा दिया था। आदर्श की उपस्थिति को छुपाने के कारण उसकी सुरक्षात्मक युवान क्यूई भी उसकी त्वचा की सतह द्वारा बनाए रखने के बिंदु तक सिकुड़ गई थी। वो अपनी त्वचा में लगातार जलन महसूस कर सकता था। बैंगनी क्रिस्टल द्वारा यांग विष को सोख लेने के बावजूद आदर्श की त्वचा लावा की जलन से अभी भी झुलसी हुई थी। आदर्श ने दर्द सहन किया और स्थिर रहा। जिस समय आदर्श ने खुद को पूरी तरह से लावा में डुबोया, उसी समय 3 पैरों वाला अजीब पक्षी उस घाटी से उड़कर निकल गया जिसमें आदर्श था। उसने अपनी तेज आंखों से लावा घाटी को देखा। इस समय 3 पैरों वाला विचित्र पक्षी बेहद चिड़चिड़ा था। वो खोए हुए लाल कमल को ढूंढने के लिए बेचैन था, इसलिए भागते हुए विशाल कछुए का पीछा करने का भी उसका मन नहीं कर रहा था। अपनी अपरिष्कृत बुद्धि से 3 पैरों वाले विचित्र पक्षी ने यह पता लगा लिया था कि जब वो बड़े कछुए से लड़ रहा था तब किसी जीवित प्राणी ने लाल कमल चुरा लिया था। आदर्श ने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह छिपाने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, लेकिन 3 पैरों वाला वो अजीब पक्षी आदर्श को ढूंढने में नाकाम रहा। वो लावा घाटी के पास से उड़ गया। उसका गुस्सा, जिसे बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, शुद्ध यांग ऊर्जा के एक विस्फोटक झोंके में बदल गया। जहां भी वो गुजरा वहां भारी मात्रा में चट्टानें उड़ गईं। फुसांग के पेड़, जो पहले से ही दयनीय अवस्था में थे, अब एक भयावह दृश्य बन गए थे। आदर्श कुछ देर तक लावा के प्रवाह में बहता रहा, जब तक कि उसकी युवान क्यूई एक बार फिर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई। फिर उसने अपना सिर बाहर निकाला। लावा बेहद गर्म था। बस इतनी सी देर में आदर्श का शरीर जलने लगा। उसकी फटी हुई त्वचा से खून रिसने लगा। आदर्श ने अपनी चोटों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से एक वीरान अस्थि अवशेष निगल लिया। फिर वो दीवारों से सटकर पहाड़ से नीचे भागा। अपनी ऊर्जा दृष्टि में आदर्श ने देखा कि 3 पैरों वाला वो अजीब पक्षी और दूर उड़ने लगा था, इसलिए अब उसे लावा में गोता लगाने और कष्ट सहने की जरूरत नहीं थी। दौड़ते समय आदर्श ने अपने शरीर में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए लगातार बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। इस तरह 3 पैरों वाले उस अजीब पक्षी की हत्या की मंशा अब आदर्श को नहीं भा रही थी। इससे आदर्श को शक हुआ कि शायद 3 पैरों वाला ये अजीब पक्षी अपनी ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता या किसी और रहस्यमयी संबंध का इस्तेमाल करके लाल कमल की जगह पर अपनी पकड़ बनाए हुए होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी तेजी से उस जगह तक नहीं पहुंच पाता जहां वो शुरुआत में था। मैंने तो लाल कमल को पहले ही हटा दिया है, तो फिर इसे इसका एहसास कैसे हुआ? आदर्श मन ही मन घबरा गया। वीरान जानवरों, खासकर शक्तिशाली वीरान जानवरों में रहस्यमयी ताकत और क्षमताएं होती हैं जो उसकी समझ से परे होती हैं, इसलिए ये अजीब नहीं था। इससे आदर्श थोड़ा डरा हुआ था। 3 पैरों वाले अजीब पक्षी और लाल कमल के बीच के संबंध को देखते हुए अगर बैंगनी क्रिस्टल उसे न ढकता तो उसे यकीन नहीं था कि नतीजा क्या होगा। सुरक्षित रहने के लिए आदर्श ने लाल कमल लिया और लगभग 500 मील दूर भाग गया। यहां आदर्श ने पहाड़ों का एक ऊंचा और विशाल विस्तार देखा।
पर्वत श्रृंखला घनी और हरी भरी वनस्पतियों से आच्छादित थी। ये एक प्राचीन जंगल था जिसे बनने में हजारों साल लगे थे। पत्तियां और शाखाएं आपस में जुड़ी होने के कारण प्रकाश अंदर नहीं आ पा रहा था। यदि कोई व्यक्ति यहां प्रवेश कर जाए तो उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। एक फुर्तीली बिल्ली की तरह आदर्श जंगल में घुसा और तेजी से आगे बढ़ता गया। बहुत जल्द वो जंगल की एक गहरी घाटी में पहुंच गया। घाटी साल भर धुंध से ढकी रहती थी। पेड़ पौधे भी बहुत हरे भरे थे और छिपने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। आदर्श ने घाटी में एक गहरा स्थान चुना और रक्तलाल कमल कृपाण को पुनः प्राप्त करते हुए उसने तेजी से एक रास्ता बनाया। आदर्श ने रास्ते के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया। फिर उसने कुछ चक्राकार चक्रों का इस्तेमाल किया जिन्हें उसने वैभव दिव्य साम्राज्य से प्राप्त किया था, ताकि एक भ्रमकारी चक्र बनाया जा सके। ये भ्रमकारी चक्र उजाड़ जानवरों को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा थे। रास्ता बनाते हुए आदर्श जमीन के नीचे कहीं गहराई में पहुंच गया। यहां उसने लगभग 100 फीट बड़ा एक पत्थर का कमरा खोदा। इस तरह आदर्श एक पूरी तरह से बंद भूमिगत गुफा में स्थित था। फिर उसने बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके भूमिगत गुफा में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को अलग कर दिया। इस तरह उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यहां आदर्श ने पहले तो शांति से ध्यान करके स्वास्थ्य लाभ किया। लगभग एक दिन बाद वो पूरी तरह से तरोताजा हो गया। तभी उसने अपनी अंतर स्थानिक अंगूठी से लाल कमल वाली औषधि की पेटी निकाली। लाल कमल वाला हर्बल बॉक्स कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये वही अवशेष बॉक्स था जिसमें शेन तू परिवार उस समय महान महारानी के अवशेष रखता था। आकाश राज ने इस बक्से को बनाने के लिए सदाबहार बैंगनी सोने और एक बेहतरीन शोधक गुरु का इस्तेमाल किया था। कहा जा सकता है कि इसकी कीमत एक शहर के बराबर थी। लेकिन आदर्श द्वारा आकाश राज को प्रताड़ित करने के बाद ये बहुमूल्य अवशेष बक्सा आदर्श के हाथों में आ गया। एवरलास्टिंग पर्पल गोल्ड मेडिसिन बॉक्स के साथ लाल कमल का हर्बल सार किसी भी तरह से नष्ट नहीं होगा। आदर्श ने गहरी सांस ली और दवा का डिब्बा खोला। एक गहरे लाल रंग की किरण तुरंत निकल गई। अंधेरी गुफा में लाल कमल अलाव की तरह जल रहा था। आदर्श ये सुनकर चौंक गया। लाल कमल दवा के डिब्बे के रेशमी साटन के अंदर चुपचाप पड़ा था। हर पंखुड़ी लाल क्रिस्टल की तरह तराशी हुई लग रही थी। उसकी सतह पर नसें साफ थीं और उनमें से एक हल्का सुनहरा रंग बह रहा था। उसकी जड़ें जेड जैसी थीं और कांच जैसी भी। अंधेरे में वो और भी रंगीन लग रही थी। लाल कमल के प्रकट होने के बाद पूरी गुफा का तापमान बढ़ गया। आसपास की नम मिट्टी भी जल्दी ही सूख गई। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने आखिरकार सदाबहार बैंगनी सोने की दवा की डिब्बी बंद कर दी। लाल कमल पूरी तरह से सुरक्षित था और वो उसे खाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहले लाल कमल के बीज खाने का निर्णय लिया। वर्तमान आदर्श के लिए इस स्तर के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा उसके अवशोषण के लिए पर्याप्त था। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से आदर्श ने उस अजीब पक्षी के घोंसले से निकाले गए कमल के बीजों को अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी से बाहर निकाला। ये कमल के बीज अज्ञात काल से वीरान जानवरों के हृदय के रक्त में भीगे हुए थे। इनमें मौजूद शुद्ध यांग ऊर्जा 3 पैरों वाले उस अजीब पक्षी में सुनहरे कौवे के वंश को जागृत कर सकती थी। इस स्तर का खजाना ऐसे शक्तिशाली निर्जन जानवर पर स्वर्ग विरोधी प्रभाव डाल सकता है, इसलिए आदर्श के लिए इससे होने वाले लाभ अकल्पनीय थे। इस बार मैं सोच रहा हूं कि मेरी ताकत किस स्तर तक बढ़ेगी। जैसे ही आदर्श ने युआन क्यू से भरे कमल के बीज को देखा, उसने हल्की सांस छोड़ी। उसे कमल के बीज को निगलने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने सबसे पहले वैभव पवित्र तकनीक का संचार शुरू किया। आदर्श की शिरोबिंदुओं में शुद्ध यांग युआन क्यू प्रवाहित हो रही थी। जैसे जैसे आदर्श का आभामंडल परत दर परत बढ़ता गया, वैभव पवित्र तकनीक एक के बाद एक चक्र पूरा करने लगी। आदर्श के पीछे टंग घाटी फुसांग प्रेत छवि प्रकट हुई। आदर्श के पीछे टिमटिमाते हुए उनका स्वर्णिम कौवा कुल देवता भी प्रकट हुआ। सभी ऊर्जा उतार चढ़ावों को बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अलग कर दिया गया। वर्तमान आदर्श पहाड़ों की गहराई में छिपे हुए अंधेरे में चमकते जेड के टुकड़े की तरह था। सब कुछ तैयार होने के बाद और एक विचार के साथ आदर्श ने अपनी युआन क्यूई के साथ एक कमल का बीज निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जिस क्षण कमल का बीज उसके मुंह में गया, वो तुरंत शुद्ध यांग युआन क्यूई का शुद्ध स्रोत बन गया। ये एहसास ऐसा था जैसे उसने शुद्ध यांग लावा का एक बड़ा घूंट निगल लिया हो। लावा आदर्श के मुंह से होते हुए उसके गले में चला गया और फिर उसके शरीर के सभी कोनों में बह गया। आदर्श की त्वचा की सतह भी अचानक आग की तरह लाल हो गई। उसकी त्वचा के नीचे उसकी मेरिडियन उभरने लगी और वे लाल या सुनहरी ज्वलंत रोशनी से चमकने लगी। आदर्श की आंखों के नीचे लाल सुनहरी रोशनी की 2 चमकें दिखाई दी। उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी लग रही थी मानो उसका शरीर किसी भी क्षण स्वतः ही आग की लपटों में घिर जाएगा और उसे राख में बदल देगा। शुद्ध यांग युआन क्यूई बहुत शुद्ध थी, बहुत जबरदस्त। विंग विंग। शुद्ध यांग युआन क्यूई नरक की तरह उमड़ रही थी। उसने आदर्श के शरीर को जलाना शुरू कर दिया। आदर्श नरक में रखी तलवार की तरह था जो गर्मी से लाल हो रहा था।
आदर्श ने प्रचंड शुद्ध यांग ऊर्जा को सहन किया। उसके शरीर से निकला पसीना तुरंत वाष्पित हो गया। उसके होंठ सूखेपन से धीरे धीरे फटने लगे, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। शुद्ध यांग ज्वाला से जलने का एहसास कष्टदायक था, लेकिन ये एक बहुत ही आनंददायक अनुभव भी था। ये एक गिलास तेज शराब पीने जैसा था। अगर जलती है तो उसे और भी ज्यादा जलने दो। और आदर्श इस भीषण आग का इस्तेमाल खुद को एक अच्छी तलवार बनाने के लिए करना चाहता था। आदर्श ने अपने डेनिटियन की रक्षा नहीं की। इसके बजाय वो लगातार शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और उसे जलने दे रहा था। आदर्श की मेरिडियन लगातार सूख रही थीं और टूटने के कगार पर थीं। एक योद्धा के लिए मार्शल आर्ट की ओर बढ़ते हुए मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण थे। एक बार क्षतिग्रस्त हो जाने पर उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल था। भले ही सभी प्रकार के खजाने नष्ट हो जाएं, इसलिए योद्धा उन पक्षियों की तरह थे जो अपने पंखों को उसी तरह संजोते थे जैसे वे अपनी मेरिडियन को संजोते थे। हालांकि अब आदर्श उन्हें जलाने के लिए इतनी क्रूर विधि का उपयोग कर रहा था। आदर्श के मुंह में दर्द के कारण उसके मेरिडियंस में ऐंठन होने लगी। एक के बाद एक मेरिडियंस जल रहे थे और ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। आदर्श ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जोर से हाँफने लगा। ये अभी भी काफी नहीं था। उसने अपना मुंह खोला और अपनी उंगलियों के एक झटके से दूसरा रक्त कमल बीज उसके मुंह में प्रवेश कर गया। एक अनमोल तलवार को निखारने के लिए उसे हजारों चरणों से गुजरना पड़ता है। बीच में ही रुक जाने से काम पूरा नहीं हो पाता। ऊर्जा की पहली लहर को अवशोषित करने से पहले ही ऊर्जा की दूसरी लहर ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। इतने जोरदार प्रभाव से आदर्श की कुछ मेरिडियन टूटने लगी। आदर्श की आंखें लाल थीं। उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा जमा हो रही थी। वो फैल रही थी। हालांकि ये अभी भी पर्याप्त नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने मुट्ठी भर कमल के बीज उठाए। लगभग 7 से 8 बीज थे और उसने उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। भीषण अग्नि में दिव्य तलवार गढ़ना, ये सब एक जुआ था। 7 से 8 कमल के बीज उसके पेट में प्रवेश करते ही भयानक शुद्ध यांग ऊर्जा एक बार फिर से फट पड़ी। बैंगनी क्रिस्टल की मदद से ही आदर्श ने स्थिति को नियंत्रित करने की हिम्मत की, लेकिन फिर भी जब शुद्ध यांग ऊर्जा एक विनाशकारी सुनामी की तरह फटी तो आदर्श का शरीर उसे और सहन नहीं कर सका। वो ढहने लगा। उसकी मेरिडियन जलकर काली पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हल्का सा स्पर्श भी उन्हें उड़ती हुई राख में बदल देगा। आदर्श का शरीर कांप उठा। उसके सारे छिद्रों और रोम छिद्रों से असीम गर्मी फूट पड़ी। इस गर्मी के साथ वाष्पित रक्त भी बह निकला। नतीजतन आदर्श मानो रक्त की धुंध में लिपटा हुआ था। दृश्य भयावह लग रहा था। आदर्श ने दांत पीस लिए। उसे लगा कि उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही है। वो बस अपने दिमाग में बची हुई आखिरी स्पष्टता को थामे रह सकता था, ताकि वो पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, अपनी धुंधली अवस्था में आदर्श को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। उसे लगा जैसे उसके आसपास की हर चीज दूर होती जा रही है। वो बस अपने दिल में घूम रहे बैंगनी क्रिस्टल की ठंडक महसूस कर सकता था। जब उसे लगा कि वो लगभग मर रहा है, तो उसके शरीर के भीतर से एक हल्की सी गर्माहट फूट पड़ी। ये गर्माहट जीवन शक्ति से भरपूर थी। ये बर्फ पिघलने के बाद निकले झरने के पानी की तरह थी। जहां भी ये गुजरती, नई जान ले आती। का जैसे ही गर्मी उनके पास से गुजरी, आदर्श की सारी काली पड़ चुकी त्वचा की रेखाएं फटने लगीं। काली त्वचा की परतें गर्मी से धुलकर गिरने लगीं। काली त्वचा के छिल जाने के बाद उसके नीचे जेड जैसी नई मेरिडियंस दिखाई दी। जैसे जैसे आदर्श के रोम छिद्रों से काली त्वचा छिलती गई, अशुद्धियां भी उसके साथ बाहर निकलती गईं। बहुत जल्दी आदर्श का शरीर एक चिपचिपे पदार्थ से ढक गया। इससे पहले जब आदर्श ने मज्जा सफाई करवाई थी, तो उसके शरीर से भी एक काला चिपचिपा पदार्थ निकलता था, लेकिन इस बार यह अलग था। पहले जो चिपचिपा पदार्थ उसके शरीर की अशुद्धियां थीं, वे इस बार उसके पुराने मेरिडियन के टुकड़े थे। आदर्श के मेरिडियन अनजाने में ही नए हो गए थे। नए मेरिडियन सुंदर जेड मूंगे की तरह आपस में गुंथे हुए थे। वे उसके मूल मेरिडियन से ज्यादा चौड़े थे। उनकी ऊर्जा क्षमता अब और भी ज्यादा थी। आदर्श के डेंटियन में भी एक अद्भुत बदलाव आया था। उसका डेंटियन चौड़ा हो गया था और उसकी डेंटियन में ऊर्जा आपस में जुड़कर एकदम साफ हो गई थी। शुद्ध यांग अग्नि एक विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन विनाश के बाद नया जीवन आया। जब एक वर्ष में जंगली आग मैदानों को जला देती थी, तो दूसरे वर्ष झुलसी हुई धरती के नीचे दबे बीज हरी घास के साथ उगाते हैं। जीवन और विनाश एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वे एक दूसरे से अविभाज्य थे। इस क्षण आदर्श को अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई। उसके शरीर को नया जीवन मिल गया था। ये पुनर्जन्म का परिवर्तन था। विनाश के बाद नया जीवन शुद्ध यांग का गहन आकर्षण था। शुद्ध यांग शरीर। अंततः मुझे एक शुद्ध यांग शरीर प्राप्त हो गया है। ये एक पूर्णतः शुद्ध यांग शरीर था।
जब से आदर्श ने शुद्ध यांग नियमों की साधना शुरू की, साथ ही बैंगनी क्रिस्टल से समर्थन और सभी प्रकार के अवसरों के संचय के साथ, आदर्श ने अंततः एक ऐसा शरीर प्राप्त कर लिया था जिसे स्वर्गयुग जगत में कई प्रतिभाएं बहुत चाहती थीं। आदर्श ने अपने आंतरिक शरीर की जांच की और पाया कि उसके दानतियन में युआन का आधार व्यापक हो गया था। उसके युआन के आधार में शुद्ध यांग ऊर्जा एकत्रित होकर धीरे धीरे एक में संगठित हो रही थी। आदर्श जानता था कि एक बार उसके शरीर की ऊर्जा संघनित हो जाए तो वो मार्शल आर्ट के नियमों का बीज बन जाएगी। युआन की नींव के बाद यही अगला क्षेत्र था, दाओ बीज। मेरी साधना का स्तर बहुत अधिक सुधर गया है। आदर्श को आश्चर्य हुआ जब उसने ज्योति के परिवार में महान महारानी के अवशेष युआन क्यू को आत्मसात किया था और फिर आधे साल के लिए एकांतवास में चला गया था। तब उसकी साधना का स्तर युआन आधार क्षेत्र के अंतिम चरण के करीब पहुंच रहा था। लेकिन अब ईश्वर आगमन टॉवर में कठिन प्रशिक्षण के बाद और एक जोरदार प्रयास पर अड़े रहने के बाद उसने एक पूर्ण शुद्ध यांग शरीर प्राप्त कर लिया था। इससे आदर्श का साधना स्तर युआन आधार क्षेत्र के अंतिम चरणों को पार करके सीधे युआन आधार क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। अब आदर्श केवल 16 वर्ष का था। जब आदर्श लगभग 13 वर्ष का था तो उसकी साधना स्तर में प्रगति बहुत तेज नहीं थी, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट देर से शुरू की थी। वो अपनी उम्र के अन्य प्रतिभाशाली लोगों से भी पीछे था। लेकिन अब 16 साल की उम्र में एक अंतिम चरण के युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धा की साधना गति पूरे स्वर्गयुग जगत में भी बहुत ज्यादा थी। इसने कई कुलीनों को धूल चटा दी। युआन आधार क्षेत्र का शिखर बस एक और कदम आगे चलकर दाओ बीज होगा, और ये दाओ बीज क्षेत्र व्यक्ति को वैभव दिव्य साम्राज्य में एक स्वामी कहलाने की अनुमति देता है, जिसे मानव स्वामी के रूप में जाना जाता है। हालांकि जब मैं दाओ बीज क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो मेरी शक्ति वैभव दिव्य साम्राज्य के किसी भी मानव स्वामी से बेहतर होगी। आदर्श को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। कई मौकों के बाद वो भी जानना चाहता था कि उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। युआन आधार क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद भी आदर्श का साधना स्तर स्थिर नहीं था। उसे अस्थायी गुफा से बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने उसमें ध्यान लगाया ताकि वो अपनी साधना को सुदृढ़ कर सके। जब आदर्श एकांत ध्यान में लीन था तो ईश्वर आगमन टॉवर के चौथे स्तर का प्रकाश द्वार अचानक विचलित हो गया। एक काली आकृति प्रकाश के दरवाजे के सामने प्रकट हुई और धीरे धीरे उसमें से चली गई। मूल रूप से ईश्वर आगमन टॉवर के चौथे स्तर पर केवल ज्योति अकेली थी, लेकिन अब एक और व्यक्ति था जिसने चुपचाप ईश्वर आगमन टॉवर की मान्यता प्राप्त कर ली थी और चौथे स्तर में प्रवेश कर गया था। चौथे स्तर में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति ने अपने होंठ चाटे और उसके चेहरे पर उत्साह की झलक देखी जा सकती थी। उसके सामने बर्फीला मैदान नहीं बल्कि एक गहरा लाल हॉल था। हॉल के चारों ओर 7 मूर्तियां खड़ी थीं। ये मूर्तियां या तो राक्षसों की थीं या देवताओं की। सभी खूनी लग रही थीं और उनमें एक जानलेवा भाव था। इससे पूरा हॉल हत्या के इरादे से भर गया। दिलचस्प, वो आकृति पूरी तरह से रोशनी वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके सामने के हॉल ने उसे कुछ आभास दिया। उसने धीरे से अपनी अंतर अंगूठी पहुंची और उसमें से एक कटार निकाली। इस समय उसने अचानक अपने पीछे पेंग की आवाज सुनी। प्रकाश का द्वार गायब हो गया था। पूरा हॉल पूरी तरह से सील कर दिया गया था, क्योंकि वो आकृति हॉल के अंदर पूरी तरह से फंस गई थी। वो बिना किसी जल्दी के इधर उधर देखने लगा। जल्द ही उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ी। ये मूर्ति युद्ध की देवी के रूप में उकेरी गई थी। उसने कवच पहना हुआ था और उसके पीछे पंख फैले हुए थे। अचानक वो आकृति मुस्कुराई और उसके चमकीले सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दी। जैसे ही वो मुस्कुराया, एक धुंधली सफेद पोशाक वाली महिला की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वो चुपचाप युद्ध की देवी की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और उसकी 2 उदासीन आंखें उसके सामने खड़ी आकृति पर टिक गईं। सफेद कपड़े पहने महिला ईश्वर आगमन टॉवर की आइटम आत्मा और संरक्षक थी, जो पहले ज्योति के सामने प्रकट हुई थी। सफेद वस्त्र पहने महिला के प्रकट होने पर वो व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जब उसने युद्ध की देवी की मूर्ति पर अपनी नजरें गड़ाईं तो वो पहले ही उसे देख चुका था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आकृति ने उपहास करते हुए कहा। वो वही मूर्ख सांवला युवक था जो आदर्श और उसके साथियों के साथ महान महारानी के रहस्यमय लोक में आया था। उसकी हरकतें रहस्यमय और हैरान करने वाली थीं। सफेद पोशाक वाली महिला चुप थी, जबकि हत्या का इरादा धीरे धीरे बढ़ रहा था। सफेद कपड़ों वाली महिला की हत्या की नीयत भांपकर सांवले रंग के युवक ने अपना मुंह खोला और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। इधर उधर देखते हुए उसने बिना किसी चिंता के कहा, 7 किल्स हॉल, क्या तुम इसे मेरी कब्र बनाने की सोच रहे हो? सफेद पोशाक वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पता है कि इसे 7 किल्स हॉल कहते हैं। इस परीक्षण में घुसपैठ करने के लिए तुम एक साधक होने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर आगमन टॉवर है? क्या मजाक है? हा। सांवला युवक हंसा। तुम तो बस एक वस्तु आत्मा हो, फिर भी मुझे डांटने की हिम्मत है। जब मैं पहली बार साधकों के बीच प्रकट हुआ था तब भी तुमने मुझे खोजा नहीं था। अब जब तुमने ईश्वरीय आगमन मीनार खोल दी है, मुझे अंदर आने दिया है और अभी मुझे खोजा है, अब बहुत देर हो चुकी है। कितने साल हो गए जब ईश्वर आगमन टॉवर का कोई मालिक था
जिसे देवता समाधि गर्त में रखा गया था। अब इसे हटा देना चाहिए। सफेद पोशाक वाली महिला का सामना करते हुए सांवले रंग के युवक को जरा भी डर नहीं लगा। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। उसके हाथ में पकड़ी तलवार से एक राक्षसी ठंडी किरण निकल रही थी। अज्ञानता की धृष्टता। सफेद वस्त्रधारी महिला ने उस सांवले युवक को जिस नजर से देखा वो किसी मरे हुए आदमी जैसा था। अगर तुम ईश्वर आगमन टावर में प्रवेश नहीं करते तो शायद मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन अब जब तुम ईश्वर आगमन टावर में प्रवेश कर चुके हो तो यहाँ सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें मारना हाथ फेरने जितना आसान है। एक दिव्य वस्तु होने के नाते ईश्वर आगमन टावर के अंदर अनगिनत सरणी प्रतिबंध थे। एक बार जब ये सरणी प्रतिबंध सक्रिय हो जाते तो ये एक बहुत ही भयानक संहारक सरणी बन जाता। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ईश्वर आगमन टावर के अंदर विशाल सेना द्वारा काले युवक को मार दिया जाएगा। सफेद वस्त्रधारी महिला ने जैसे ही धीरे से हाथ हिलाया, उसके हाथ में एक ठंडी सी तलवार दिखाई दी। हालांकि उसने तलवार नहीं हिलाई, क्योंकि उसके एक विचार से ही उसके आसपास की सातों मूर्तियां गड़गड़ाने और हिलने लगीं। इन मूर्तियों की आंखों से एक अद्भुत प्रकाश किरण निकल रही थी। जैसे जैसे वे एक एक करके खड़ी होती गईं, उनकी पत्थर की खाल धीरे धीरे उतरती गई। वे जीवित थीं। 7 किल्स हॉल में स्थित मूर्तियां ईश्वर आगमन टावर की सीमाओं में से एक थीं। सफेद पोशाक वाली महिला ने जो सीमाएं लगाई थीं, वे ईश्वर आगमन टावर की अनगिनत सीमाओं का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थीं। ईश्वर आगमन टावर में घुसने वाले किसी भी दुश्मन को मारने के उसके पास अनगिनत तरीके थे। हालांकि इस प्रतिबंध के सामने उस सांवले रंग के युवक को कोई जल्दी नहीं थी, मानो उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था उससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। सफेद कपड़ों वाली महिला की आंखों में एक ठंडी किरण चमक उठी। उस सांवले युवक की शांति उसे अजीब तो लगी, लेकिन उसने उसे डराया नहीं। एक विचार के साथ 7 हत्याओं वाले हॉल की जमीन के ऊपर रूनिक सीलें प्रकट हुईं। उसने अन्य प्रतिबंध भी लगा दिए थे। का सातों मूर्तियां हाथ में हथियार लिए उस सांवले युवक की ओर बढ़ीं। उसी क्षण जमीन पर लगी रूनिक मोहरों ने आसपास के खालीपन को बंद कर दिया, जिससे वो हॉल एक कारागार में बदल गया। और जेल के बीचों बीच उस सांवले रंग के युवक के चेहरे पर घबराहट का जरा भी भाव नहीं था। वो सफेद कपड़ों वाली महिला को प्रसन्न भाव से देख रहा था। इस समय सफेद कपड़े पहने महिला की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ये है। अचानक एक गहरी ठंडक उसकी ओर अचानक से बढ़ी, जिससे सफेद कपड़े पहने महिला की आत्मा लगभग जम गई।